Good morning to each one of you. We have completed chemical bonding and molecular structure, and now we are going to start the next chapter, that is states of matter. For that, starting with the basic term matter. Matter is anything which occupies space and has mass is known as matter. हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो जगह भी घेरती हैं और उनका कुछ मास भी है. That is why they all are termed as matter. For example, table, chair, water, tea, air. अब ये सभी जगह भी घेरती हैं और इन सब का मास भी है. That is why they all are termed as matter, and we are surrounded with all these things. Even air, we are surrounded with air. Air का भी मास है और ये जगह भी घेरती है. Taking the particular example of air, we use LPG cylinders in our home. What LPG is? Liquefied petroleum gas. वो क्या है? गैस है जिसे कंप्रेस करके लिक्विफाई करके एक सिलेंडर में ट्रैप किया गया है. अगर आप कंपेयर करें, जब हमारे पास नया सिलेंडर आता है तो वो हैवी होता है और जब हम उसे यूज कर लेते हैं तब उसका वेट हल्का हो जाता है. अब उसमें जो आयरन है जिसके अंदर वो ट्रैप्ड है वो तो वहीं का वहीं है. तो वो सिलेंडर पहले हैवी और बाद में हल्का क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर जो गैस थी वो हमने यूज कर ली. इट मीन्स कि उसके अंदर जो गैस ट्रैप थी जिसे हमने लिक्विफाई करके उसके अंदर डाला हुआ था उसका भी मास था और उसने उस सिलेंडर के अंदर की जगह को ऑक्युपाई किया हुआ था. इन द सेम वे एयर विच सराउंड्स अस, इसका भी मास है और ये हर जगह पर जहां हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, दैट स्पेस इज ऑल्सो ऑक्युपाइड विद एयर. नाउ if we categorize them, these two they come under the category of solids, these two come under the category of liquids, and this is an example of gas. So in this way we can say that matter exists in three states, that is solid, liquid and gas. हमारे इर्द गिर्द हर चीज जगह घेरती है और हर किसी का मास है और वो इन स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. नाउ इफ वी पर्टिकुलरली टॉक अबाउट वाटर, इट एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट्स. वाटर सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में भी, गैस में भी. सॉलिड में इन द फॉर्म ऑफ आइस, लिक्विड में इन द फॉर्म ऑफ वाटर इटसेल्फ, and gas in the form of vapors. So water exists in all these three states. अब इन तीनों states में water की physical properties में difference है. ये देखने में solid है, ये flow कर सकता है और vapors flow भी कर सकते हैं और हमें दिखाई भी नहीं देते. तो there is a difference in their physical properties, but their chemical composition is same. आइस में भी वाटर किस चीज का बना है? H2O, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलकर एक मॉलिक्यूल वाटर का बना और कई सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट हो गए और सॉलिडिफाई हो गए और उन्होंने क्या बना लिया? आइस. इन द सेम वे वाटर में कॉम्पोजिशन इज H2O and in vapors also the composition is H2O. So chemical properties, chemical composition of water in all the states is same, but their physical properties are different. Now what make their physical characteristics different from each other? इनके बीच में जो हम इनको आइस को हम सॉलिड, वाटर को लिक्विड और वेपर को गैस कहते हैं, तो इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस क्यों है? The reason being because of the intermolecular forces of attraction and energy between them. इनके बीच में एनर्जीज, मॉलिक्यूल्स की एनर्जीज में डिफरेंस है और इनके अरेंजमेंट्स में डिफरेंस है बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. नाउ इफ वी टॉक अबाउट आइस, एट आवर होम वी सी आइस इन फ्रीजर, इन रेफ्रिजरेटर. अब फ्रीजर में, फ्रिज के फ्रीजर में टेम्परेचर कम है, इसका मतलब थर्मल एनर्जी
in the molecules is low. Word therm means heat. Therm word का meaning है heat. अब हम अगर thermal energy कहेंगे means heat energy. In freezer the temperature is low. अब temperature कम है, particles में energy ही नहीं है move करने के लिए, so they remain stick to each other, they remain stationary because they are not having energy. जिनमें energy कम होगी या नहीं होगी तो उनमें move करने के लिए energy होगी नहीं, तो वो एक जगह पर stationary बैठे रहेंगे. And due to which the intermolecular forces of attraction between them they will be more. So due to strong intermolecular forces of attraction and less energy, the particles they remain attached to each other, एक दूसरे के साथ बंधे रहेंगे, which give them the characteristic feature of a solid. Liquids में we know that the molecules of liquid they can flow from one place to another. Why so? Because the particles they have less intermolecular forces of attraction and more energy as compared to the molecules in ice. Water liquid state कब है? Room temperature पे. Room temperature रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर से ज्यादा होगा. अब क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो गया, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल गई एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और एक दूसरे से थोड़ा सा दूर होने के लिए, बिकॉज नाउ दे आर मूविंग. व्हाट मेक्स देम मूव? द एनर्जी मेक देम मूव. एनर्जी कहां से आई? एटमॉस्फेयर से, क्योंकि वाटर के इन मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी, जो आइस में मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली एट रूम टेम्परेचर और वो क्या बन गया? वाटर. अब क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इसके कंपैरेटिवली कम हो गई और थर्मल एनर्जी इसमें इसके कंपैरेटिवली ज्यादा हो गई, इसलिए वाटर इज शोइंग द लिक्विड स्टेट. नाउ इफ वी स्टार्ट हीटिंग दिस वाटर, अगर हम इसे हीट करना शुरू करते हैं, व्हाट वी आर डूइंग? वी आर सप्लाइंग द थर्मल एनर्जी. हम हीट एनर्जी दे रहे हैं. अब हम अगर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो जो पहले धीरे धीरे मूव कर रहे थे, नाउ दे विल स्टार्ट मूविंग एट अ फास्टर रेट. अब अगर वो ज्यादा तेज तेज मूव करेंगे तो ऑब्वियसली उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो और ज्यादा कम हो जाएंगी. अगर वो कम हो जाएंगी द मॉलिक्यूल्स दे मूव फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर व्हिच गिव्स अस द गैसियस स्टेट. सो इन दिस वे intermolecular forces and heat energy, these factors, their balancing is responsible for the characteristic state of matter. Now we have discussed what thermal energy is. It is the heat energy. Therm word का basically meaning क्या है? heat. तो जहाँ भी therm word होगा that is related to heat only. So thermal energy we have discussed that we are supplying the heat energy. यहाँ हमने आइस को बाहर निकाल दिया तो एटमॉस्फेयर से हीट मिल गई और आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई. वाटर को हमने हीट दे दी, थर्मल एनर्जी दे दी, तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया. एंड वी आर कॉन्टिन्यूसली टॉकिंग अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. हमने कहा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी, if they are balanced, their balance is responsible for the characteristic state of matter, that whether the matter is solid, liquid or gas. We have discussed about thermal energy. Now what are intermolecular forces? These are the attractive and repulsive forces between the interacting particles, whether they are atoms or molecules, but they are different from electrostatic forces or covalent bond. जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आयनिक फोर्सेस जो आयंस को बांध के रखती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में वो एटम्स एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं, मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, लेकिन ये फोर्सेस उनसे अलग हैं. These are a type of weak forces. ये एक तरह से वीक फोर्सेस होती हैं जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी एग्जिस्ट कर जाती हैं. And due to these forces only that we are able to liquefy the gases. Even the noble gases can be liquefied with the help of these gases only. Due to the existence of these forces in those gases,
we can liquefy them. जैसे हम कहें कि हाइड्रोजन गैस में बहुत सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे. Now those hydrogen molecules, वैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कोवलेंट बॉन्ड है, दिस इज वन मॉलिक्यूल. लेकिन एक मॉलिक्यूल गैस में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल नहीं होगा. there will be infinite number of molecules and they have weak attractive forces among them. Those weak interactive forces are known as intermolecular forces, and we also name such forces as van der Waals forces. These are the weak forces which come into existence in non-polar molecules as well as in the atoms of noble gases, due to which we can liquefy them. Now these weak intermolecular forces or van der Waals forces, they are of four types: dispersion force, dipole-dipole interaction, dipole-induced dipole interaction, and hydrogen bonding. One by one we are going to discuss about all these in the next parts. This dispersion force is also known as London force. Thank you.